दोस्तों, आप सबका इंडिया की पाठशाला में स्वागत करते हैं। ठीक है, आइए आप देखते हैं वाइगोत्स्की के बारे में। वाइगोत्स्की वो इंसान है, ये वो बंदा है जो आपको हर टीचर वैकेंसी के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, चाहे रीट हो, दिल्ली हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, एमपी टेट हो, अदर कहीं भी हो, तो ये जनाब आपको ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इनसे पेडोलॉजी तो भर भर के पूछी ही जाती है, साथ में इनका जो थ्योरी पार्ट है वो भी काफ़ी अच्छा खासा पूछा जाता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा खासा पूछा जाता है। तो आइए आज इनके बारे में एक एक चीज़ समझ लेते हैं। ज़्यादा लंबी नहीं, बिल्कुल शॉर्ट में वीडियो होगी और सारी इन्फॉर्मेशन देख जाएगी। बस आप इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, आप कुछ सीख के ही जाएंगे। और जो भी यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, ये वो पॉइंट है जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, और एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने नहीं लिखा है। हाँ, जो मैं एक्सप्लेशन करूँगा उससे पेडोलॉजी के क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। इसके अलावा जो मैं एक्सप्लेन करूँगा ना, उसको आप ध्यान से समझिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। उससे पेडोलॉजी भर भर के पूछी जाती है। तो आइए इनके बारे में कुछ छोटी छोटी लेकिन काम की बातें जानते हैं। इनका पूरा नाम जो है ना, लेप्सिकोविच वाइगोत्स्की है, लेकिन एग्जाम में सिर्फ वाइगोत्स्की ही लिख के देता है। कभी यदि आपको पूरा नाम पूछ ले तो लेप्सिकोविच वाइगोत्स्की होता है। इनका जन्म रसिया में हुआ है। ये रसिया कई बार पूछा है, ठीक है, क्योंकि जो वैज्ञानिक होते हैं उनका जन्म स्थान जरूर पूछ लेता है। जन्म नहीं पूछता है कि कब और कहाँ हुआ था, ये तो हमने आपके जनरल नॉलेज के लिए लिख दिया है। बट ये चीज़ आप रसिया ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन में या तो रसिया मिलेगा या तो बेलारूस मिलेगा, क्योंकि जब रूस के पहले USRR करके था, तो उस समय या तो ऑप्शन में रसिया मिलेगा या तो आपको बेलारूस मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात, इनका जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है उसको हम कहते हैं वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये सामाजिक, सांस्कृतिक और एक भाषा, तीन चीज़ों पे इन्होंने अपने सिद्धांत दिए थे। पहला सामाजिक सांस्कृतिक, दो हो गए, और भाषा तीन। इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी हम एक्सप्लेन करेंगे जो अभी बात है। इन्होंने कहा था हमारे स्वयं का विकास जो है वो दूसरों के द्वारा होता है, एज से कोई लेना देना नहीं है। यदि हमारा विकास हमारी एज के अकॉर्डिंग नहीं होता है, जैसे जीन पियाजे ने कहा था, उन्होंने कहा था यदि हमारा विकास सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया से होता है, दूसरों के द्वारा आता है। जैसे अब इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा हम कहना क्या चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जन्म एक ऐसे परिवार में होता है जहाँ पे अच्छे से लोग रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, नियम कानून को फॉलो करते हैं, ऐसे परिवार में होता है। तो आप जब पैदा होते हैं तो आपके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, एक एक फैमिली बनती है। फिर जैसे आप बड़े होते हैं, घर के बाहर निकलने, तो आपके घर के बाहर का जो माहौल होता है उसे आप एडॉप्ट करते हो, उसे सीखते हो। तो इनका कहने का मतलब है जैसे हमारी फैमिली हो गया, स्कूल जाते हैं तो स्कूल में जाने के बाद अच्छे स्कूल में गए तो वहाँ अच्छे टीचरों से मिलेंगे, अच्छे घर के बच्चों से मिलेंगे। फिर खेल के मैदान में गए तो वहाँ तरह तरह के बच्चे मिलेंगे, और जो आस पड़ोस के बच्चे हैं वो मिलेंगे। तो इनसे मिल के हम जो चीज़ें सीखते हैं, मतलब दूसरों से जो हम अडॉप्ट करते हैं चीज़ें, समाज के द्वारा मिल के, अब जैसे मान लीजिए आप हिंदू फैमिली में हो या मुस्लिम फैमिली में हो या सिख फैमिली में, तो उनकी एक संस्कृति होती है, उनकी एक पहनावा होता है, उनकी एक भाषा होती है। अब जैसे यूपी में आप पैदा हुए तो यहाँ का कल्चर अलग है, यहीं आप दक्षिण भारत में पैदा हो गए तो वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ का पहनावा अलग है, वहाँ का खाना पीना अलग है। यहीं आप पंजाब में पैदा हुए या पंजाबी के यहाँ पैदा हुए तो उनका अलग एक पहनावा है, रहन सहन अलग है। वहीं मुस्लिम कम्युनिटी में पैदा हुए तो उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, उनका बोलना, ये सब सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो हमारा जो विकास होता है वो विद्यालय, परिवार, दोस्त,
ये सब आप लिख सकते हैं। मतलब इनके द्वारा हमारा कहीं ना कहीं सामाजिक अंतःक्रिया करके हम उनसे सीखते हैं उस हिसाब से। अब मान लीजिए किसी ऐसे फैमिली में होते हैं जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं है, आधी आधी रात तक घूम रहे हो, या फिर ऐसा कोई बोलने वाला नहीं है, तो वहाँ आप कुछ अलग टाइप के हो जाओगे। वहाँ आपका रहन सहन, अब आसी पड़ोस में कोई एक ऐसी फैमिली होगी जहाँ ऐसा कोई वो नहीं होगा, उनके बच्चे आधी रात तक घूमते होंगे, या फिर ऐसी कोई संगति में वो बच्चे पड़ गए होंगे जो आधी आधी रात तक घूमते होंगे, या फिर यूं ही सड़कों पे टाइम पास करते हुए। तो वो संगत का असर होता है ना, कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत वाला हिसाब किताब हो जाता है। तो दोस्त भी अच्छे बनाने पड़ते हैं। आप परिवार है, खेल के मैदान में जाओगे तो 10 लोगों से मिलोगे, तो 10 घर से बच्चे आएंगे, तो उनका रहन सहन, उनकी भाषा बोली सब अलग अलग होंगे। तो वो सारी चीज़ें सामाजिक अंतःक्रिया इसी को बोलते हैं। आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी कि हमारा स्वयं का विकास वो दूसरों के द्वारा होता है, एज से हमारा कोई नहीं है, जैसा जीन पियाजे ने कहा था। ठीक है, तो जीन पियाजे की थ्योरी अलग है, इनकी थ्योरी अलग है। उनको एज के अकॉर्डिंग वो आप आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इसमें क्या है कि सामाजिक अंतःक्रिया से। ठीक, इनके देखो इस बात पे आते हैं, बालकों में होने वाले सामाजिक विज्ञान से संबद्ध हैं। इनके सिद्धांत को बालकों में होने वाले सामाजिक विकास से सिद्धांत से कहते हैं। ये बात मैंने ऊपर वाली लाइन में जोड़ दी। अब इनके सिद्धांत का अन्य नाम जो एग्जाम में आता है वाइगोत्स्की की भाषा का सिद्धांत। पूछेगा भाषा का सिद्धांत तो वाइगोत्स्की के साथ जाओगे। वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत, इसका मतलब सिद्धांत है और इन दोनों का मतलब वाइगोत्स्की है। ठीक, उसी तरह वाइगोत्स्की का अधिगम मतलब लर्निंग होता है, लर्निंग का सिद्धांत ये है आपका वाइगोत्स्की का सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत। ये इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। सामाजिक रचनावाद का कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। एक ये देखने को मिला है, दूसरा ये वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ZPD। ये तो एग्जाम में ना जाने भर भर के कई बार आया है। एक ये आया है और एक ये, इसी से दोनों से पेडोलॉजी बनती है। तो इसका फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, ये डेवलपमेंट है। ठीक है, इसका पूरा फुल फॉर्म ये है। ठीक है, तो कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेगा तो ये आप लिख लें। इसके बारे में हम समझाने की कोशिश करेंगे। एक बात इसके बारे में बताने से पहले हम ये बता दें, ये वाइगोत्स्की का सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत कहलाता है। ये आपको एग्जाम में 1-2 बार आ चुका है ये लाइन। वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है सामाजिक निर्मितवाद है। निर्मितवाद है कि नहीं है, इस बात पे आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई। अब हम 2 चीज़ों को समझाने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में यूपी टेट या एमपी टेट में आता है ना, इससे बाहर का नहीं आएगा। आप थोड़ा सा इस पोर्शन को समझ लीजिए और इसको समझिए। ये दोनों जो शब्द है ना, ये दोनों शब्द, यही दोनों से पेडोलॉजी भर भर के आपकी एग्ज़ाम में आती है। तो जैसे मान लीजिए 3 है, हमने 3 सर्किल बनाया। ठीक, इसको बोलते हैं वास्तविक। ये होता है ZPD। ये होता है संभावित। इसको देखिए ZPD को ना, जॉन प्रॉक्सिमल का मतलब यह निकटतम या समीपस्थ, निकटतम या समीपस्थ भी बोलते हैं। निकटतम समीपस्थ का क्षेत्र ऐसे बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो समझ जाइएगा। अब क्या है, ये वास्तविक आता है, ये जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आता है, ये संभावित आता है। ठीक, ये 3 चीज़ जो है इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आप जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, जैसे आप यूपी टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं,
पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए। 90 नंबर आता है आपका संभावित क्षेत्र में, और इस समय आपका है कैपेसिटी कि आप इस समय 70 नंबर आप पा सकते हैं, अपने आप से 70 नंबर पा सकते हैं। तो ये वास्तविक ज्ञान है आपका कि आप अभी यूपी टेट का पेपर देंगे तो 70 नंबर पा सकते हैं। अब ये 90 नंबर पासिंग मार्क है, मतलब संभावित, यहाँ तक या इससे प्लस आप आ सकते हो, ठीक। तो ये जो बीच वाला क्षेत्र है ना, ये बीच वाला, इस गैपिंग को भरने के लिए हम जिसकी मदद लेते हैं, उसी को हम ZPD बोल देते हैं, निकटतम जोन ऑफ प्रॉक्सिमट डेवलपमेंट। जैसे हम कहें कि आपने इस 70 नंबर पे हैं और इसको 90 नंबर पे लाने के लिए आप क्या करोगे, किसी की मदद लोगे, हेल्प लोगे ना, चाहे आप ऑनलाइन कोचिंग कर लो या ऑफलाइन कर लो, ऑफलाइन कर लो, या बुक ले लो मार्केट से जाके, या किसी टीचर की हेल्प ले लोगे, या आसपास जो आपके घर में ऐसे लोग हों जो आपकी हेल्प कर सकते हैं इस फील्ड में, तो आप उनकी हेल्प लेके इस गैपिंग से यहाँ पहुँचने की कोशिश करोगे। मतलब कहीं ना कहीं आप स्टार्टिंग में नहीं लोगे, बीच में लोगे। कहीं ना कहीं शुरुआत की कुछ चीज़ें आपको आती हैं, बीच में आप अटक जा रहे हो, तो वहाँ कहीं वो आप इसको 90 नंबर की गैपिंग। अब जैसे एक प्लॉट मतलब जैसे मकान बनता है, तो आप एक जैसे कि पिलर लगाते हैं या फिर उसको बांस बल्ली से लगा के उस पर स्लैब छत लगाते हैं, तो जैसे ही उसको सहारा हम देते हैं ना, एक बार फिर जब वो बन जाता है तो हम नीचे से हटा लेते हैं, तो वही एक सहारे को, इसको पाड़ भी कहा जाता है, पाड़ भी कहते हैं, और कुछ भी कहते हैं, ढांचा कह सकते हैं। मतलब एक इस तरह का है, जैसे कि हम अपने छत बनवा रहे हैं तो नीचे बल्ली लगा दिया, बांस लगा दिए, पटरे लगा दिए, फिर जैसे ही छत पड़ गई नीचे से हटा दिया। मतलब ये कहने का मतलब कि आप यहाँ पे यदि 70 नंबर पे हो और 90 नंबर पे पहुँचना है, तो आप इन गैप को भरने के लिए किसी की हेल्प लोगे, चाहे अपने घर में फैमिली मेम्बर में किसी की ले लो, बुक या टीचर से ले लो, ऑनलाइन कोचिंग के ले लो। तो वही जो बीच का क्षेत्र होता है ना, उसी को ZPD बोला जाता है, निकटतम या समीपस्थ भी बोलते हैं, इसको समीपस्थ ही बोलते हैं। तो ये बात आपको समझानी थी मुझे कि ये 3 क्षेत्र हो जाता है। तो ये वास्तविक ज्ञान हो गया आपको, यहाँ संभावित तक आप पहुँच सकते हो या उससे आगे भी जा सकते हो, जैसे आपको कंपनी मिल जाए, जैसे आपको हेल्प करने वाला, प्रोवाइड करने वाला मिल जाए। तो 70 से 90 पहुँचने के लिए ये जो बीच की गैपिंग है ZPG, इन दोनों के बीच का ही क्षेत्र निकटतम कहलाता है, निकटतम से क्षेत्र कहलाता है, ZPD कहलाता है। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, इसी को निकटतम हम कहते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई, क्योंकि ZPD जो होता है, इन दोनों के बीच का जो निकटतम क्षेत्र होता है ना, वही कहलाता है। आप 70 नंबर पे हो, अभी आप यूपी टेट का पेपर दोगे, 70 नंबर पा सकते हो, लेकिन पासिंग के लिए तो हमें वास्तविक संभावित थे तो 90 है। तो इस 90 तक पहुंचने के लिए आप जिसकी भी हेल्प लो, चाहे परिवार में कोई हो, टीचर की हो या बुक की हो, किसी की भी लोगे, तो वो हेल्प जो आप लोगे ना, उसी को इसको भरने का काम करेगा। इस मतलब वास्तविक से आप संभावित लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करोगे। आई होप ZPD आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। यदि नहीं आया होगा तो आप बिल्डिंग बनते हुए देखा ही होगा, जब हम छत पे बनाते हैं तो नीचे बांस या बल्ली जो भी लगा के, पटले लगा के, फिर उसके ऊपर से स्लैब लगा डालते हैं। जैसे ही वो सही हो जाता है, फिर हम थोड़ी देर के लिए मतलब देते हैं सहारा। कहने का मतलब हम थोड़ी देर के लिए देते हैं, पूरा नहीं देते हैं कि हम चलो पूरे टाइम के लिए दें, या फिर हम स्टार्टिंग में दे दें, नहीं, स्टार्टिंग में भी हम बांस बल्ली नहीं लगाते हैं, वो तो किनारे किनारे की पिलर पड़ते रहते हैं, फिर बीच में जब ज़रूरत पड़ती है ऊपर स्लैब के लिए तो हम बीच में, इसलिए मैंने यहाँ बीच में लिख दिया था। अब जो इसके फोल्डिंग है, इसको हम स्टार्टिंग में देते हैं। ये आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में, आपके घर में यदि कोई छोटा बच्चा होगा, यदि आप जब भी रहे होंगे,
तो छोटा बच्चा जब वो चलने की कोशिश करता है तो क्या मम्मी पापा दादी हाथ पकड़ के उसे चलाने की कोशिश करते हैं। हाथ पकड़ के थोड़ा सा चलना शुरू करता है, फिर गिरता है, फिर चलना शुरू करता है, पकड़ के चलता है। एक टाइम ऐसा आता है कि अब उसे हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप चलने लगता है। तो आप शुरू में उसे सहारा दे के चलाने की कोशिश करते थे। जैसे ही हाथ पकड़ के चलाया, कुछ दूर चला, फिर छोड़ दिया तो वो गिर गया। फिर इसी तरह कंटिन्यू आप 2-4 दिन 10 दिन करते रहे, बच्चा आप खुद ही अपने आप 4 कदम 10 कदम खुद ही अपने आप चलता रहा और धीरे धीरे वो चलने लगा प्रॉपरली, अब वो नहीं गिरता। या फिर इस तरह समझिए, जब आप किसी छोटे बच्चे को साइकिल लाते हैं तो उसको पीछे से सपोर्ट देते हैं, आप पकड़ते हैं कि बच्चा कहीं गिर ना जाए। 1 बार 2 बार 3 बार पकड़ते, कुछ दूर जाता है फिर छोड़ देते, फिर गिरने वाला रहता है पकड़ लेते हैं, फिर वो थोड़ी दूर जाता है तो आप उसको मतलब स्टार्टिंग में जब वो बच्चा कोई चीज़ सीख रहा होता है तो आप स्टार्टिंग में उसे हेल्प करते हो, तो उसी को इसको फोल्डिंग कहते हैं। शुरुआत में ही हेल्प करते हो, लेकिन ये परमानेंट हेल्प नहीं होती है। आप शुरुआत में हेल्प करते हो, जैसे जैसे वो बच्चा साइकिल चलाना सीख जाता है अब उसकी हेल्प करना छोड़ देते हो, फिर वो ऑटोमेटिक साइकिल चलाना शुरू कर देता है। जिस तरह छोटा बच्चा हाथ पकड़ के चलाना आप सिखाते हो, धीरे धीरे वो सीख जाता है, तो क्या जब चलना सीख जाता है तो फिर आप हाथ नहीं पकड़ के चलाते हो ना। उसी तरह जब साइकिल चलाना वो सीख जाता है तो अब दोबारा उसको पीछे से पकड़ के नहीं, अब वो अपने आप साइकिल निकालता है, चलाता है, फिर ला के रख देता है। तो आप उसकी शुरुआत में हेल्प करते हो, एक बार हेल्प कर दिया, उसने सीख लिया, अब वो लाइफ टाइम रहेगा। तो आप उसे परमानेंट हेल्प नहीं दे सकते और शुरुआत में ही देते हैं कि शुरुआत में ही सीख ले। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, इसको और फोल्डिंग वाला। यदि ZPD नहीं आया हुआ समझ में तो एक बार और हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो 3 क्षेत्र होता है ZPD का, ये जो होता है हमारा वास्तविक होता है, इसको हम बाहर ही लिख देते हैं, इसको वास्तविक होता है, ठीक। ये जो बीच का क्षेत्र होता है ना, इसी को हम ZPD कहते हैं, निकटतम क्षेत्र कहते हैं या समीपक, ऐसे संभावित कहते हैं। ये जो बीच का निकटतम है ना, इन दोनों के निकट का जो क्षेत्र रहता है ना, इसी को हम ZPD कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने अभी आपको एग्जांपल देके समझाया कि यूपी टेट में पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए। अभी आप 70 के काबिल हो चुके हो, किसी के बिना मदद के आप इतने BTC या B.Ed किए होगे कि आप 70 के काबिल हो चुके हो, या 50 के या 40 के कुछ तो काबिल हुए होगे, लेकिन आप पासिंग के काबिल नहीं हुए हो। तो इस क्षेत्र को भरने के लिए आप किसी की हेल्प लोगे, चाहे घर में इस क्षेत्र से जुड़े टीचर हो, मदर हो, फादर हो, या फिर किसी टीचर की, या ऑनलाइन क्लासेस की, या ऑफलाइन क्लासेस की, या बुक की, किसी से कोई ना कोई हेल्प लोगे कि हम 70 पा रहे हैं तो ऊपर जाने के लिए हम किसी का सहारा लेंगे। शुरुआत में ही तो लेते नहीं हैं, बीच से लेते हैं, इसको बीच में हेल्प करते हैं। और जैसे ही आपको, जब तक ये आपको पहुंचेगा नहीं, पूरा तरह इसको पास नहीं होंगे, तब तक आप किसी न किसी की हेल्प लेते रहेंगे। इसी को ZPD का सिद्धांत कहते हैं, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ZPD। अब इससे क्या है ना, पेडोलॉजी बनती है इसी चीज़ पे। बाकी ये सिद्धांत जो है ना, ये आया हुआ एग्ज़ाम में है। आई होप मैंने कोशिश किया था कि अच्छे से छोटी वीडियो में आप लोगों को समझा दें। 2 ही चीज़ हमें समझानी थी, एक ZPD और दूसरा स्कॉट फोल्डिंग, ठीक। यही 2 शब्द से आपकी वो पूछता है। और बाकी इनका जो सिद्धांत है ना, वाइगोत्स्की का, जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो एज के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया। लेकिन इन्होंने जो बताया है, इन्होंने कहा कि साफ साफ ये सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा अंतःक्रिया से हम सारी चीज़ें सीखते हैं, एज से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यदि हम अच्छी माहौल में रहें तो हम छोटी एज में भी काफ़ी ज़्यादा एज से बढ़ के चीज़ें सीख सकते हैं। और उन्होंने एज के अकॉर्डिंग बांट दिया था कि 0 से 2 वर्ष में इतना सीखते हैं, 2 से 7 या 5 में इतना सीखते हैं, फिर 11 तक इतना सीखते हैं। तो उन्होंने ये नहीं कहा था। वाइगोत्स्की का कहना है कि हम समाज से ही सीखते हैं और अपनी सांस्कृतिक से सीखते हैं, जो हमारे आसपास के माहौल में रहता है। और फिर जो भाषा है वो हम अपने अकॉर्डिंग, जिससे अब जैसे मान लीजिए आप तमिल में पैदा होते हो तो तमिल पहले सीखोगे, अब यूपी में हो, बिहार में हो या MP में हो तो हिंदी सीखोगे, गुजरात में जाओगे गुजराती सीखोगे, पंजाब में जाओगे पंजाबी सीख जाओगे। तो वो भाषा भी समाज के आसपास जिस
ग्रुप में हम जहाँ पैदा होते हैं, अब मान लीजिए आप इंग्लैंड में पैदा होते तो अंग्रेज़ी बोलना सीखोगे, वहाँ की सांस्कृतिक अपनाओगे, तो हमारे आसपास का माहौल यदि अच्छा मिलेगा तो हम अपनी उम्र से ज़्यादा सीख सकते हैं। उनका ये कहना है वाइगोत्स्की का। लेकिन जिन पियाजे वो कहते हैं नहीं, हम एज के हिसाब से ही सीखते हैं, बस यही डिफरेंस है। इनका यही मतलब है वाइगोत्स्की का। आई होप आप लोगों की ये बातें अच्छी तरह समझ में आ गई हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचाइए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।